प्लास्टिक सर्जरी से कैसे महिलाओं के शरीर का अंग बड़ा किया जाता है और अगर ये हीरोइन प्लास्टिक सर्जरी कराती हैं तो इन्हें किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है और एक नारियल की मदद से कैसे पता लगाएं जमीन में कहाँ निकलेगा पानी और कौन है भारत के सबसे कंजूस अरबपति जो एक रुपए का रखते हैं हिसाब और इतनी गंदी तरह से तैयार होता है मखाना, देख लिया तो दोबारा से खाने का मन नहीं करेगा। जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, आज के समय में महिलाएं आकर्षक फिगर पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दुनिया भर में महिलाएं ब्रेस्ट को बड़ा बनाने और उन्हें अच्छी शेप देने के लिए सर्जरी का रास्ता अपना रही हैं। कई तरह से ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज किया जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है जिसमें ब्रेस्ट के नीचे कट लगाकर उसमें परफेक्ट शेप का सिलिकॉन का टुकड़ा इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार बॉडी के अन्य हिस्सों से फैट निकालकर ब्रेस्ट में लगा दिया जाता है जिससे ब्रेस्ट बड़ा और अट्रैक्टिव दिखने लगता है। आजकल लेजर सर्जरी के जरिए भी ब्रेस्ट को बड़ा किया जा रहा है जिसमें किसी प्रकार की चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर मॉडल और एक्ट्रेस आजकल इन सभी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेकर ही इतनी बोल्ड और अट्रैक्टिव नजर आ रही है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर किसानों को गरीब समझा जाता है लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे किसान भी हैं जिन्हें हर कोई जानता है और इनके पास इतना पैसा है कि ये कई देशों को चुटकी भर में खरीद लेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा किसान माना जाता है। बिल गेट्स की संपत्ति करीब $150 बिलियन है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाते बल्कि खेती बाड़ी में भी इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका के 18 राज्यों में उनके पास 2,70,000 एकड़ जमीन है जिस पर वो खेती करते हैं। इनमें वो जगह, मौसम और टेम्परेचर के हिसाब से आलू, टमाटर, गाजर सहित तमाम चीजों की खेती करते हैं जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर किसान बनाती है। फैक्ट नंबर 3, अजीम प्रेमजी आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं लेकिन उन्हें भारत का सबसे कंजूस बिलियनर भी माना जाता है। अजीम प्रेमजी फ्लाइट में बिजनेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं। वो अपने लिए कभी महंगे कपड़े नहीं खरीदते। उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने सबसे महंगा कपड़ा पेरिस से खरीदा था जो बारिश से बचने के लिए एक ओवरकोट था जिसकी कीमत सिर्फ 3,000 रुपए थी। जब भी अजीम प्रेमजी विदेश में जाते हैं तो वो महंगे होटल के बजाय साधारण गेस्ट हाउस में रुकते हैं और पैसा बचाते हैं। वो लॉन्ड्री सर्विस का भी इस्तेमाल नहीं करते और अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। वो कहते हैं कि कपड़े धुलवाने का खर्च उनके कपड़ों से अधिक है। इसके अलावा वो अपनी कंपनी में भी कंजूसी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रिंट के दौरान पेज के दोनों साइड को यूज करो। चाय और कॉफी के लिए वो छोटे कप रखते हैं जिससे कि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। भले दुनिया उन्हें कंजूस कहे लेकिन उनसे बड़ा दानवीर आज के समय में कोई नहीं है। अजीम प्रेमजी ने कोविड महामारी के दौरान रोजाना 22 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और एक साल में 7,900 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए थे जो अंबानी से 17 गुना अधिक है। कंजूसी कर पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना अजीम प्रेमजी से सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था और ये अपने समय का दुनिया का सबसे आलीशान और बड़ा जहाज था लेकिन 14 अप्रैल 1912 के दिन वो आइसबर्ग से टकरा गया और समुद्र की गहराइयों में समा गया। आज तक टाइटैनिक जहाज पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। ये जहाज अटलांटिक महासागर के नीचे लगभग 12,500 फीट की गहराई पर मौजूद है। आज इसे डूबे 100 सालों से अधिक समय हो गया है लेकिन इसे बाहर नहीं निकाला गया है। असल में टाइटैनिक डूबने के 70 वर्षों बाद तक ये जहाज किसी को मिल नहीं पाया था लेकिन साल 1985 में खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक मिल जाने के बाद इसे बाहर निकालने की कई योजनाएं बनाई गई। कई वैज्ञानिक इसे बाहर निकालने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। इतनी गहराई से इतने बड़े जहाज को निकालना नामुमकिन सा ही नजर आता है। अगर इसे बाहर निकाला भी गया तो ये पूरी तरह चूरा होकर बिखर जाएगा। यूनेस्को ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे मौजूद ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। टाइटैनिक से बहुत सारा सामान और वस्तुएं निकाली जा चुकी हैं जो अमेरिका के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज भी दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक टाइटैनिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इस जहाज के ऊपर आपको हजारों डॉक्यूमेंट्रीज भी देखने को मिल जाएंगी लेकिन साल 1997 में जेम्स कैमरॉन द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक लोगों के दिल के सबसे करीब है। पूरी दुनिया टाइटैनिक जहाज को और उसकी कहानी को इसी फिल्म के जरिए अपने दिमाग में रिप्रेजेंट करती है। फैक्ट नंबर 5, मखाना तो आपने खाया ही होगा। दिखने में तो ये काफी हल्का फुल्का होता है और इसमें कोई खास स्वाद भी नहीं होता लेकिन इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है। मखाने की खेती तालाब के गंदे पानी में की जाती है। गोताखोर पानी के अंदर से मखाने निकालते हैं जो सबसे पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। फिर इन्हें कई घंटों तक पैरों से कुचला जाता है। इसके बाद इन्हें तालाब के पानी में ही खूब अच्छे से धोया जाता है। फिर इन्हें कट्टों में भरकर कारखानों और फैक्ट्री तक लाया जाता है जहां इन्हें अलग अलग आंच पर भूना जाता है। आंच पर भूने जाने के बाद इन्हें पीटा जाता है जिससे ऊपर का छिलका अलग हो जाता है और तब जाकर हमें मखाना मिलता है। मखानों को साइज के हिसाब से अलग अलग छांट लिया जाता है और फिर इन्हें पैक करके दुकानों पर बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, छोटी हाइट वाले लोगों का आर्मी में जाने का सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाता है लेकिन आखिर क्यों छोटी हाइट के लोगों को आर्मी में शामिल नहीं किया जाता है? फिर वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। असल में आर्मी में जितनी भी ड्रेस, इक्विपमेंट्स या वेपन्स होते हैं वो मिनिमम हाइट के हिसाब से बनाए जाते हैं। छोटी हाइट वाले लोगों के लिए कोई अलग से इक्विपमेंट्स या वेपन्स नहीं होते और ना ही उनके लिए अलग ड्रेस बनाई जाती है। छोटी हाइट वाले जवान आर्मी टैंक जैसी चीजें भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए भारत सहित सभी देशों में आर्मी में जाने के लिए एक मिनिमम हाइट तय की जाती है। फैक्ट नंबर 7, भारत में कई ऐसी प्राचीन परंपराएं हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक जादू या चमत्कार हो सकती हैं, लेकिन भारतीयों के लिए ये एक आस्था का विषय है। जमीन के नीचे पानी ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोग पानी
ढूंढने की एक अनोखी टेक्निक के बारे में जानते हैं। इसमें बस आपको नारियल हाथ में लेकर खेत में घूमना होगा और जिस जगह पर पानी का स्रोत होगा वहाँ पर नारियल सीधा खड़ा हो जाएगा और नाचना शुरू कर देगा। ऐसा सच में देखा भी गया है कि जहाँ नारियल खड़ा हुआ वहाँ पानी का अच्छा स्रोत मिला। इसे डॉसिंग इफेक्ट कहते हैं और विदेशों में भी पानी ढूंढने के लिए कुछ ऐसी ही पद्धति को अपनाया जा रहा है। हालांकि नारियल अपने आप खड़ा कैसे हो सकता है, इस बात को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। यकीनन हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या जानकारी रही होगी जो आज की मॉडर्न साइंस से परे है। फैक्ट नंबर 8, केक खाना भला किसे पसंद नहीं होता और कुछ लोगों को केक खाने से ज्यादा केक कट करने का एक्साइटमेंट रहता है। फ्रांस की एक महिला है जो अपने केक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये एक ऐसी केक आर्टिस्ट है जो अपने केक को बिल्कुल रियल लुक देती है। कार, ह्यूमन बॉडी पार्ट, चाय की केतली, ईंट या अन्य कोई भी सामान हो, ये केक को बिल्कुल ओरिजिनल लुक दे देगी। इनका केक दिखने में इतना परफेक्ट लगता है कि आप असली और नकली में अंतर भी पता नहीं लगा पाएंगे। असली केक कट करने के बाद ही उसकी पहचान हो सकती है। ये महिला इतनी फेमस हो गई है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्टार्स और बिजनेसमैन केक डिजाइन करने के लिए इन्हें अपने देश में इनवाइट करते हैं। फैक्ट नंबर 9, सिंधु ताई सबकाल एक ऐसी महिला है जो 1400 बच्चों की मां है। उन्होंने अपना पूरा जीवन काफी संघर्ष में बिताया है। बचपन से पढ़ाई की इच्छा थी, लेकिन जब वो 4th क्लास में थी तभी परिवार ने उनकी शादी 30 साल के शख्स से कर दी। उस समय सिंधु ताई सिर्फ 10 साल की थी। शादी के बाद ससुराल में प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों के सामने जब पढ़ाई की बात की तो उन्होंने घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। उस समय सिंधु ताई प्रेग्नेंट थी। गर्भावस्था में दर दर भटकती रही और रेलवे स्टेशन पर अकेले ही बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्ची की नाल भी पत्थर से काटी गई थी। एक महिला की जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। सिंधु ताई रेलवे स्टेशन पर ही भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन उन्हें रोता हुआ अनाथ बच्चा दिखा। उन्होंने मन बना लिया कि वो बच्चों के लिए कुछ करेंगी और बच्चे को गोद ले लिया। एक के बाद एक वो बच्चों को गोद लेती गई और भीख मांगकर ही सबका गुजारा करती। कुछ ट्राइबल लोगों ने सिंधु ताई को रहने के लिए जगह दी और फिर अपने नेक कार्य की वजह से वो फेमस होने लगी। बाद में महाराष्ट्र में उन्होंने एनजीओ खोला और अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपने जीवन उन्होंने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कुल 1400-1500 बच्चों को गोद लिया था। इस नेक कार्य के लिए उन्हें 700 से अधिक अवार्ड्स मिले। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2022 जनवरी में उन्होंने 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फैक्ट नंबर 10, अगर आप किसी चींटी के चारों ओर एक लाइन या सर्कल बना देंगे तो वो चींटी उसे कभी पार नहीं करेगी। लेकिन भला एक लाइन से चींटी को क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इसे लक्ष्मण रेखा समझ लेती है? असल में एक चींटी दूसरी चींटी की गंध को महसूस करती है और उसके पीछे ही चलती है। पेन से लाइन खींचने पर वो गंध टूट जाती है और चींटी अपना रास्ता भटक जाती है। साथ ही पेन की इंक की स्मेल चींटियों को बर्दाश्त नहीं होती और कई चींटी तो गोल घेरे में घूमकर ही अपना दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।